हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कहानी में एक नया मोड़ आता है जब मा कुन के फोन पर अचानक सीईओ वू का कॉल आता है और वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। इस मौके को अपने हाथ से न जाने देने के लिए वो तुरंत फोन उठाता है और मक्खन लगाते हुए कहता है, सीईओ वू, मैं तो बस पिछले कुछ दिनों से आपको कॉल करने की सोच ही रहा था ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पर बात कर सकें। लेकिन मा कुन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए तभी फोन के दूसरी तरफ से सीईओ वू की गुस्से भरी आवाज आती है। मैं खास तौर पर तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि यिंजो में तुम्हारी एजेंसी कैंसिल कर दी गई है। ये सुनते ही माँ को उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो, और वो सदमे में सोचता है, मेरी एजेंसी कैंसिल हो गई। हालत ये हो जाती है कि घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबरा कर आसपास देखता है। मन ही मन सोचता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पार्टी में इतने सारे लोग देख रहे हैं, खासकर चिन हंगयान, मैं उन्हें ये पता नहीं चलने दे सकता। उस वक्त उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि अगर सच बाहर आ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, वरना मेरी हालत उस ये चैन से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी जिसे बर्थडे पार्टी से एक आवारा कुत्ते की तरह निकाल दिया जाएगा। इसलिए अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए माकुन तुरंत चेहरे पर झूठी हंसी लाता है और जोर से बोलता है ताकि सब सुन सके, शुक्रिया सीईओ, मैं बस यही कह रहा था कि हमारी दोस्ती को देखते हुए हमें डेफिनेटली साथ काम करना जारी रखना चाहिए। मैंने इस बार आपके लिए रिन्यूअल फीस भी रेडी कर ली है, पूरे 8 मिलियन। लेकिन सीईओ वो वहां से जवाब देते हैं, माफ करना बॉस माँ, लेकिन हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि हम मेन ऑफिस से किसी को येंजो में डिलीवरी संभालने के लिए भेजेंगे। हमें अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है। माकुन अभी भी एक्टिंग करते हुए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब हम मिलेंगे तो पूरी रात ड्रिंक करेंगे। ये सुनकर सीईओ वू का पारा चढ़ जाता है और वो भड़क जाते हैं। क्या तुमने साफ साफ नहीं सुना मैंने क्या कहा? तुम्हारी एजेंसी छीन ली गई है, अब कितना भी पैसा खर्च कर लो सब बेकार है। अब तक माकुन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, पसीना टपक रहा होता है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ता और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है सीईओ वू, प्लीज आप टेंशन न ले, हम आगे डेफिनेटली एक अच्छा काम करेंगे। इस हद तक झूठ और नौटंकी सुनकर सीईओ वू अब पूरी तरह चिढ़ जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फालतू सवालों के जवाब क्यों दे रहे हो? खैर, अगले महीने जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हमारा मेन ऑफिस किसी को वहां भेजेगा। और इतना कहकर फोन कट हो जाता है। लेकिन हतो तब हो जाती है जब फोन करने के बाद भी माँ को हवा में बात करते हुए कहता है, ठीक है सीईओ वू, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। ये सारा नाटक देखकर ये चैन थोड़ा हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है और सोचता है कि क्या बटलर फैंग अभी तक वू शाओहोंग को मैसेज नहीं दिया। तभी शाओ जी, जो इस पूरी सच्चाई से अनजान था, माकुन के पास आते हुए पूछता है, बॉस माँ, अभी आपकी फोन कॉल सुनकर ऐसा लग रहा है कि रिन्यूअल का मैटर सेटल हो गया है। माकुन, जो अंदर से टूट चुका है, बाहर से कॉन्फिडेंट देखते हुए झूठ बोलता है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। शाओ जी खुश होकर अपना ग्लास उठाता है और जश्न मनाते हुए कहता है, आइए बॉस माँ, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके पास पैसों की बारिश होती रहे। माकुन ग्लास मुंह से लगाता है और एक सांस में पी जाता है, लेकिन पीते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मन ही मन रोता है। शुक्रिया यंग मास्टर वांग। ये चैन दूर से ये सब देख रहा होता है और नोटिस करता है, माकुन की आंखों में आंसू। वहीं दूसरी तरफ शाओ जे उसे तारीफ करते हुए कहता है, बॉस माँ तो सच में दिलदार है, एक बार में ही पूरा पी गए। लेकिन जिन होंगयान उसके आंसू देख लेती हैं और हैरानी से पूछती है, बॉस माँ, आप रो क्यों रहे हैं, आप ठीक तो है ना? पकड़े जाने के डर से माकुन जल्दी से बहाना बनाता है, मैं ठीक हूँ, बस वो कड़वी ड्रिंक गले में लग गई थी इसलिए आंखें भर आई थी। अब ये चैन से रहा नहीं जाता, वो आगे आता है और सीधा बोलता है, बॉस माँ, बड़ी बड़ी बातें करना भी मौके पर डिपेंड करता है। यहाँ ये नाटक करके क्या फायदा? किसी को पता नहीं चल रहा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम सबको ये बताने की हिम्मत क्यों नहीं करते कि तुम्हारी एजेंसी पहले ही कैंसिल हो चुकी है? ये सुनते ही माकुन का गुस्सा फट पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है, इस लड़के ने तो मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी और उसे जमीन पर कुचल दिया। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए माकुन चिल्ला कर कहता है, तो क्या हुआ अगर वो खत्म हो गई? मेरी एजेंसी इसलिए गई क्योंकि ये कंपनी अब खुद कंट्रोल लेना चाहती है। ये सब तुम्हारे जैसे बेकार इंसान की वजह से नहीं हुआ है। माकुन के इस गुस्से पर ये चैन बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं किया तो ये भी ठीक है, वैसे भी मैं एक और दुश्मन बनाने की तकलीफ नहीं उठाना चाहता। और ये बात सुनकर माकुन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात ही क्या है गंदे डिलीवरी वाले के अलावा? इस बहस के बाद
माहौल गर्म हो जाता है और गेस्ट्स आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहती है कहीं माकुन की एजेंसी छीनते ही ये चैन का कनेक्शन तो नहीं, तो कोई दूसरा कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस एक छोटा सा घर जवाई है। लेकिन कुछ लोग डरते हुए सोचते हैं लेकिन अगर ये सच हुआ तो, अगर हमने इसका मजाक उड़ाया तो। तभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जायाओ की माँ बीच में आती है और सबको चुप कराते हुए कहती है आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, बॉस माँ के साथ जो हुआ वो उसका इस बेकार दामाद से कोई लेना देना नहीं है। इसका परिवार ग्राम से है, इसका दादा किसान है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये सीईओ वू को जानता हो जो इतनी दूर रहते हैं। ये बात सुनकर वांग परिवार के बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सही बात है, ये बेकार इंसान पिछले 3 साल से हमारे परिवार में घर जवाई बनकर रह रहा है। अगर ये सच में इतने बड़े लोगों को जानता तो क्या 3 साल तक खुशी खुशी कुत्ता बनकर रहता? ये तो सच में बहुत फनी बात है। इसी बीच ओल्ड मैडम वांग सिक्योरिटी को इशारा करती हैं और उसके बाद गार्ड्स मा कुन उनको घेर कर उसे बाहर निकालने लगते हैं। एक बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर मा प्लीज इस तरफ आइए, लेकिन मा कुन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्लाते हुए कहता है अरे सुनो मैं तो पुरानी वाइन लाया था। लेकिन बॉडीगार्ड उसे वाइन वापस पकड़ते हुए कहता है प्लीज अपनी ये वाइन वापस ले जाइए। मा कुन चिल्लाता रह जाता है रुको ओल्ड मैडम वैंग, प्रेसिडेंट वैंग, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अंत में ये तमाशा देखकर ये चैन मन ही मन सोचता है ये वैंग फैमिली और इस सोसाइटी के लोग ये सब के सब कितने मतलबी हैं। कोई हैरानी की बात नहीं कि वैंग जियाओ ने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं जहां पिछले हंगामे के बाद माहौल को नॉर्मल करने के लिए जी चैंग अनाउंस करता है मेहमानों प्लीज अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, पहले थोड़ा सूप और स्नैक्स लीजिए, पार्टी बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, सब लोग हॉल की तरफ चलिए। जैसे ही सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं वहां एक अलग ही टेंशन चल रही होती है और तभी जिया याओ ये चैन के पास आती है और कहती है खाना खत्म करने के बाद हम डिवोर्स करेंगे, याद रखना दादी के 80th बर्थडे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जिया याओ की इस बात को सुनने के बाद ये चैन बिना कोई रिएक्शन दिए टेबल पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है ठीक है तो फिर वैंग जिया याओ का खाना खत्म करने का वेट करते हैं, उसके बाद ही डिवोर्स के लिए जाएंगे। खामोशी के साथ तभी ये चैन अपना खाना शुरू करने ही वाला होता है कि किस्मत से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जब गलती से उसकी चम्मच सामने वाली लड़की की चम्मच से टकरा जाती है। इस मामूली सी बात को देखकर वो लड़की तुरंत चिल्लाती है आह कितना एनोइंग है, मेरी चम्मच उस बेकार कचरे की चम्मच से टच हो गई, मेरी चम्मच अब साफ नहीं रही। वाह, उस लड़की के इस ओवर रिएक्शन को लेकर ये चैन उसकी नौटंकी को इग्नोर करके उसके बोल में रखे सूप को गौर से देखता है और सूप के इंग्रेडिएंट्स को पहचानते हुए सोचता है ये तो पपाया है, ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए। इस ऑब्जर्वेशन के बाद फिर वो उस लड़की को देखता है जो पहले से ही काफी वेल डेवलप दिख रही होती है और बिना कोई मौका गंवाए एक तीखा कमेंट मारता है तुम्हें शायद वैसे भी पपाया खाने की जरूरत नहीं है ना। ये चैन का ये अनएक्सपेक्टेड कमेंट सुन के लड़की पहले तो कंफ्यूज होती है, फिर बात समझती गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाती है ये चैन तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे पपाया खाने की जरूरत क्यों नहीं होगी। जवाब में ये चैन बात खत्म करते हुए कहता है रहने दो, समझ लो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये सूप तुम्हें पास कर देता हूँ, तुम खुद ही पी लो। उसकी इस बेपरवाही को सुन के लड़की चिढ़ जाती है और गुस्से में सोचती है ये घर जमाई मेरी आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देख रहा, कितना एनोइंग है ये। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लड़की तुरंत ओल्ड मैडम वैंग के पास जाती है और कंप्लेन करती है दादी ये चैन को आगे से यहाँ मत खाने दीजिएगा, इसने कोई बर्थडे गिफ्ट भी रेडी नहीं किया तो किस हक से ये आपकी पार्टी में खा रहा है। लेकिन यहाँ दादी का रिएक्शन कुछ और ही होता है। इस पर ओल्ड मैडम वैंग अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाते हुए सख्ती से कहती हैं हमारे वैंग परिवार की अपनी एक इज्जत है, उसे आज का खाना खत्म करने दो, उसके बाद वो डिवोर्स के लिए चला जाएगा। दादी के मना करने के बावजूद वो लड़की फिर भी आर्ग्यू करती है लेकिन आज आपका 88th बर्थडे है और इसने गिफ्ट तक नहीं दिया। गिफ्ट की बात सुनकर ये चैन को पुरानी बातें याद आती है। वो अपने 3 साल के सफर को याद करते हुए सोचता है सच में अगर ओल्ड मैडम वैंग ने जिद नहीं की होती कि 3 साल तक डिवोर्स नहीं हो सकता तो मेरा मिशन बहुत पहले ही फेल हो गया होता। इसलिए अब उसे लगता है कि जाते जाते कुछ करना चाहिए। फैसला लेते हुए वो डिसाइड करता है आज मैं ऑफिशियली वैंग फैमिली छोड़ रहा हूँ और कोइंसिडेंटली आज बुढ़िया का 80th बर्थडे भी है तो मुझे सच में एक गिफ्ट देना चाहिए। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करके ऑर्डर देता है हेलो मेरे लिए गिफ्ट रेडी करो और उसे वन हाउ होटल डिलीवर करवा दो। ये चैन को फोन पर गिफ्ट मंगवाते हुए देकर उसकी ये बात सुन के जिया कहती है अच्छा अब तुम्हें अपनी शर्म याद आई, लेकिन हमारा वैंग परिवार तुम्हारे भेजे हुए कचरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिया को लगता है कि ये बस दिखावा है। वो मनी मन सोचती है ये चैन जैसा आदमी जो बीवी के पैसों पर पला हो वो भला क्या ही दे सकता है। इसी सोच के साथ वो उसे नीचा दिखाते हुए कहती है अपनी बेइज्जती करवा कर बंद करो, फोन करो और अपना वो गिफ्ट वापस भिजवा दो। अगर तुम्हें दादी को गिफ्ट देना ही है तो मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवा देती हूँ। लेकिन ये चैन उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके खाने में लगा रहता है। जिया को अपनी बात का ये इग्नोर किया जाना बर्दाश्त नहीं होता और वो चिढ़कर चिल्लाती है ओए क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा। पार्टी में वक्त गुजरता है और 10 मिनट बीत जाते हैं। अचानक हॉल की एंट्रेंस पर तेजी से कदमों की आवाज आती है। वहां एक डिलीवरी बॉय हाथ में बैग लिए अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे पर खड़ा बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है माफ करना यहाँ आज वैंग फैमिली की पार्टी है, फालतू लोगों का अंदर आना मना है। अपनी मजबूरी बताते हुए डिलीवरी बॉय एक्सप्लेन करता है ओ अब मैं तो बस यहाँ एक बर्थडे गिफ्ट डिलीवर करने आया था। बॉडीगार्ड के हटने पर वो लड़का अंदर आता है और सबसे पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आज किसका बर्थडे मनाया
जा रहा है। एक अनजान आदमी को अंदर देखकर ये देखते ही शाओजे का गुस्सा बढ़ जाता है। वो चिल्लाता है, ये और डिलीवरी वाला क्यों आ गया? ये मेरी दानी की बाटी है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? माहौल बिगड़ता देखकर डिलीवरी बॉय कहता है, मैं अभी रास्ते में एक रॉयल्स रॉयस ओनर से मिला था, वो शायद यहाँ खुद आना चाहते थे, लेकिन सड़क पर बहुत भयानक जाम लगा हुआ है, तो शायद वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए थे और ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं ये गिफ्ट वन हाउ होटल डिलीवर कर दूं। जैसे ही शब्द रॉयल्स रॉयस ओनर शाओजे के कानों में पड़ता है, ये सुनते ही शाओजे का गुस्सा गायब हो जाता है और लालच आ जाता है। अमीर कनेक्शन समझकर वो खुश होकर कहता है, ओह तो इसका मतलब ये मेरी दादी के लिए गिफ्ट था, लाओ वो गिफ्ट मुझे दे दो। गिफ्ट मिलने की जल्दी में बॉक्स लेने के बाद शाओजे उसे सबके सामने खोलता है, लेकिन जैसे ही बॉक्स का ढक्कन खुलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? सबकी नजरों के सामने बॉक्स के अंदर से एक ग्रीन लाइट निकलता है। उसकी चमक देखकर शाओजे उस चमकते हुए ब्रेसलेट को देखकर चिल्लाता है, कितना शानदार आइस टाइप जेड है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ये जेड में सबसे बेस्ट है। इस ब्रेसलेट की कीमत कम से कम 10 मिलियन होगी। इस खुलासे के बाद पूरे हॉल में हंगामा बच जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखकर हैरानी से बातें करने लगते हैं। एक चीज जिसकी कीमत 1 करोड़ है, उसे डिलीवरी वाला इतने कैजुअली लेकर आ गया, वो टाइकोन आखिर है कौन? और जहां एक तरफ सब लोग उस महंगे गिफ्ट के बारे में सोचकर दंग है, वहीं ये चेन जिसने ये गिफ्ट मंगवाएगा एकदम शांति से बैठा अपना खाना खा रहा है। और गाइस, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जाते जाते मेरा दूसरा वीडियो भी देख लेना, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया जो मैंने इससे पहले डाला था। तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस बॉक्स के खुलते ही उसमें से एक बेहद कीमती जेड ब्रेसलेट निकलता है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और अगले ही पल हर तरफ बस उसी ब्रेसलेट की चर्चा होने लगती है। गेस्ट्स और फैमिली मेंबर्स अपनी हैरानी छुपा नहीं पाते और जोर जोर से बातें करने लगते हैं। ये जेड ब्रेसलेट आज के सारे गिफ्ट्स में सबसे महंगा और कीमती पीस है। ये बात सुनते ही सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और वो ओल्ड मैडम बैंक की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ओल्ड मैडम बैंक, आखिर वो कौन है जिसने इतना जनरस गिफ्ट भेजा है? आपको हमें उनसे बाद में जरूर मिलवाना पड़ेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ओल्ड मैडम बैंक खुद कंफ्यूजन में उस ब्रेसलेट को देख रही होती हैं। वो अपने हाथों में उसे पकड़ते हुए कहती हैं, सच कहूं तो इस ओल्ड लेडी को भी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है। अब पूरे हॉल में एक सस्पेंस बन जाता है। गेस्ट्स आपस में खुसपुर करने लगते हैं। बैंक फैमिली से जुड़े सारी फैमिली आज यहाँ मौजूद हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। तो आखिर ये ब्रेसलेट भेजा किसने? तभी भीड़ में से ये चेन की सिस्टर इन लॉ वोंग युआन उस चमकते हुए ब्रेसलेट को देखकर लालच भरी नजरों से सोचती है, कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। और फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने कहती है, क्या ये मेरे किसी चाहने वाले ने भेजा होगा? ये सुनते ही वहां खड़े गेस्ट के दिमाग में भी यही बात घूमने लगती है। वो मन ही मन सोचते हैं, हाँ ये पॉसिबल है। युआन का फिगर इतना हॉट है कि जो मर्द उसे देख ले उसे रात भर नींद आए। और वो अभी सिर्फ 20 साल की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो तो कई अमीर यंग मास्टर्स का टारगेट है जो उसे डेट करना चाहते हैं। ये बातें सुनकर युआन के डैड चियांग का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरी डॉटर है ही इतनी खूबसूरत और ऑनलाइन उसके लाखों फैंस हैं। ये पक्का किसी अमीर यंग मास्टर ने भेजा होगा जो युआन को पसंद करता है। इतना सुनकर किन हुंग यान फिर कहती है, तो फिर एडवांस में कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट, आपका होने वाला सन इन लॉ वाकई बहुत जनरस है जिसने करोड़ों का गिफ्ट भेजा है। चियांग खुशी से फूला नहीं समाता और कहता है, अरे बस बस प्रेसिडेंट किन, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इस पूरे ड्रामे को ये चेन चुपचाप देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान होती है और वो मन ही मन सोचता है, ये लोग अंधेरे में तीन मारना और ये मानना पसंद करेंगे कि इसे युआन के किसी लवर ने दिया है, बजाय इसके कि ये मान ले कि इसे मैंने भेजा है। ये सब सोचकर ये चेन अपनी जगह से खड़ा होता है और जियाओ की तरफ देखकर पूछता है, जियाओ क्या तुमने खाना खा लिया? जियाओ हैरानी से उसकी तरफ देखती है और रूखे मन से जवाब देती है, मैंने खा लिया, क्या हुआ? तभी ये चेन एक गहरी सांस लेता है और वो बात बोल देता है जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। वो कहता है, क्योंकि तुमने खाना खा लिया है और मैंने अपना गिफ्ट भी दे दिया है, तो चलो अब सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और अभी के अभी डिवोर्स लेते हैं। ये सुनते ही जियाओ को झटका लगता है। वो शॉक होकर पूछती है, रुको, क्या कहा तुमने? तुमने गिफ्ट दिया? तुमने कब गिफ्ट दिया? ये बात सुनकर ये चेन सीधा उस जेड ब्रेसलेट की तरफ इशारा करता है जो सबकी नजरों का तारा बना हुआ था और कहता है, वो वहां रखा है, वही मेरा गिफ्ट है। ये सुनते ही जैसे वहां बम फट जाता है। जीसियांग गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाता है, ये चैन तुम निहायत ही बेशरम हो। ये ब्रेसलेट करोड़ों का है, तुम 7 जन्म में भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि ये ब्रेसलेट तुमने भेजा है? योन भी मुंह बनाते हुए बीच में कूद पड़ती है। सिस जयाओ, क्या आप अपने इस लूजर हस्बैंड को और तमाशा बनने से रोकेंगी? ये साफ है कि ये मेरे किसी सूटर ने भेजा है।
है। वहीं खड़ा शाओ जी भी ये चेन की बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ता। हम 4 लोगों की फैमिली जो एक ढंग का बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाई, अब ये बाहर आकर किसी और के गिफ्ट का क्रेडिट ले रहा है। सच में इसने हमारी बैंक फैमिली की नाक कटवा दी। इसके तुरंत बाद जिया या गुस्से में ये चंद से कहती है, चलो जल्दी चलो, हम अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चाहे हैं, मैं तुम जैसी लूजर की वाइफ एक सेकंड के लिए भी और नहीं रहना चाहती। लेकिन निकलने से पहले ये चैन एक आखिरी बार ओल्ड मैडम बैंक की तरफ देखता है और कहता है, ओल्ड मैडम बैंक, 3 साल तक चाहे वक्त अच्छा था या बुरा, हम एक फैमिली थे। मैं ये ब्रेसलेट आपको देता हूँ, हैप्पी बर्थडे। लेकिन ओल्ड मैडम बैंक चिढ़ते हुए कहती हैं, बस बस ये नाटक बंद करो, जल्दी दफा हो यहाँ से, और ये शेखी बगाड़ना बंद करो। फिर वो मुंह में बड़बड़ाती हैं, इस घर जमाई ने सच में हमारी फैमिली को शर्मिंदा कर दिया है। तभी पीछे से शाओ जियांग धमकी देते हुए चिल्लाता है, ये चैन, डिवोर्स के बाद ट्रेन पकड़ना, उस युंजू सिटी से दफा हो जाना, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता, सुनाई दिया? ये बात सुनकर ये चैन पलटा है और जवाब देता है, मैं युंजू छोड़ूं या ना छोड़ूं ये मेरी आजादी है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता बीच में बोलने का। और फिर ये चैन वहां से निकल जाता है। होटल के बाहर आते ही उसे एक BMW कार दिखती है जिसमें फांग चाओ और जिया याओ बैठे होते हैं। फांग चाओ ये चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चू, जिया याओ ने कहा कि तुम BMW में बैठने के लायक नहीं हो, तुम शेयर्ड बाइक ले लो, वहां पहुंचने के लिए हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके तुरंत बाद वो तेजी से गाड़ी भगा ले जाता है, पीछे ये चैन को अकेला छोड़ते हुए। लेकिन ये चैन शांति से टैक्सी को हाथ देता है और ड्राइवर से कहता है, हेलो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलना है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर, जहां माहौल बिल्कुल शांत है। काउंटर पर बैठा ऑफिसर उन दोनों के हाथ में डिवोर्स के पेपर थमा देता है और फॉर्मली कहता है, ये रही आप दोनों की डिवोर्स सर्टिफिकेट्स। ये बात सुनते ही ये चैन सर्टिफिकेट को अपने हाथ में लेता है और एक सुकून भरी सांस छोड़ता है। वो मन ही मन सोचता है, फाइनली मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। 3 साल बाद आखिरकार अब मैं घर जमाई नहीं रहा। अपने सर्टिफिकेट को देखते हुए अगले ही पल ये चैन अपने आगे का प्लान बनाता है। अब अगला ट्रायल बिजनेस का होगा। अब मुझे पूरी तरह प्योर दिल से अपने करियर पर ध्यान देना है। लेकिन तभी जिया या उसे ताना मारती है, सही कहा, अब तुम घर जमाई नहीं रहे, अब तुम एक छोड़े हुए सन इन लॉ बन गए हो, जो कि एक घर जमाई होने से भी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन ये चंद बिना रोके आगे से कहता है, जो कहना है कहो, मुझे अब तुमसे तो ही लेना देना नहीं है। और ये कहते ही वो टैक्सी में बैठा है और वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके पीछे खड़े जिया याओ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो टैक्सी को जाते हुए देखकर जोर से चिल्लाती है, ये चैन, तुम एक छोड़े हुए सन इन लॉ हो, एक बेकार चीज हो। इसी गुस्से के बीच जिया याओ और फैंग चाओ भी तुरंत अपनी कार में बैठ जाते हैं। सीट पर बैठे ही जिया याओ कहती है, फैंग चाओ, गाड़ी चलाओ और उसका पीछा करो, देखो वो युंजू छोड़कर जा रहा है या नहीं। तभी फैंग चाओ तुरंत ओपे बोलकर इंजन स्टार्ट करता है और कार को तेजी से ये चैन की टैक्सी के पीछे भगा देता है। ड्राइव करते हुए फैंग चाओ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, वो पक्का ट्रेन पकड़कर युंजू छोड़ने वाला है। यहाँ युंजू में उसका गुजारा पूरी तरह बंद हो चुका है और उसके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। अगर वो यहाँ से नहीं गया तो क्या वो यहाँ नॉर्थ वेस्ट की हवा पिएगा? ये सुनकर जिया याओ थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कहती है, बात तो सही है, लेकिन अभी ये चैन का जो एक्सप्रेशन था उसे देखकर मुझे लगता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद फैंग चाओ को अचानक रास्ता कुछ अजीब लगता और वो हैरानी से कहता है, ये रास्ता, ये तो ट्रेन स्टेशन की तरफ नहीं जाता। ये सुनते ही जिया याओ तुरंत पूछती है, क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है? लेकिन फैंग इनकार करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा है। इसी बात पर जिया याओ कहती है, क्या ऐसा तो नहीं कि भाई युंजू छोड़ने का प्लान ही नहीं बना रहा? लेकिन फैंग चाओ इस बात को हल्के में लेता और मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़का शायद रूम लेने के लिए कोई होटल ढूंढ रहा है, तुम टेंशन मत लो, होटल इंडस्ट्री में हमारी बैंक फैमिली के कनेक्शंस हैं, मैं गारंटी देता हूँ उसे 4 स्टार से नीचे के किसी होटल में भी जगह नहीं मिलेगी। करीब 10 मिनट बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग वेस्ट लेक 4 सीजन होटल के बाहर पहुंचते हैं, जहां ये चैन अपनी टैक्सी से उतर जाता है। ठीक उसी वक्त फैंग चाओ और जिया याओ भी वहां पहुंच जाते हैं और ये चैन को वहां देखकर फैंग चाओ चिढ़कर कहता है, डैम, ये चैन यहाँ 4 सीजन होटल में वेटर की जॉब अप्लाई करने तो नहीं आया ना? ये बात सुनकर जिया याओ गुस्से में कहती है, अभी बर्थडे बैंक्वेट में यंग मास्टर सन ने साफ तौर पर इसके बेटा बनने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, ये फिर भी यहाँ अप्लाई करने आ गया। साफ है कि इसे हमारी फैंग फैमिली के कनेक्शन की कोई परवाह नहीं है। और इतना सुनते ही फैंग चाओ अपना फोन निकालता और कहता है, इस कमीने को मेरी पावर पर भरोसा नहीं है ना, रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। वो फोन मिलाता और अकल कर बोलता है, हेलो लिटिल चैंग, अभी भी वेस्ट लेक में मैनेजर हो ना? मेरे पास तुम्हारे लिए टास्क है। एक लड़का तुम्हारे होटल में जॉब अप्लाई करने गया है, नाम है ये चैन, उसे जॉब मत देना। लेकिन अगले ही पल फोन पर सामने वाले की बात सुनकर फैंग चाओ के होश उड़ जाते हैं। वो शौक होकर चिल्लाता है, क्या? उसकी हालत देखकर जिया या घबराकर पूछती है, क्या हुआ? तभी फैंग चाओ फोन नीचे करता और हैरानी से कहता है, वो कह रहा है कि उसने चेक किया, कोई भी अप्लाई करने नहीं आया। फिर वो खुद से सवाल करता है, अगर ये चैन वेस्टलेक होटल में अप्लाई करने नहीं गया तो फिर वो अंदर किस लिए गया है? इतना सोचते ही उसके दिमाग में ख्याल आता और वो कहता है, कहीं ये चैन होटल में रुकने तो नहीं गया है? ये सुनते ही जिया याओ झटके से इनकार करती है, नामुमकिन। वेस्टलेक होटल का किराया कम से कम 8,000 रुपए है एक रात का, और अभी जब हमारा डिवोर्स हुआ मैंने उसके सारे बैंक कार्ड जब्त कर लिए थे। उसके पास बस कुछ 100 कैश और क्रेडिट पर 2,000 की लिमिट है यूज करने के लिए। तभी फैंग चाओ कंफ्यूजन मिटाने के लिए कहता है, चलो अंदर चलकर लिटिल चैंग से ही पूछ लेते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है वेस्टलेक 4 सीजन होटल की लॉबी में। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, रिसेप्शनिस्ट सानी बात बता देती है, ब्रदर चाओ, जिस ये चैन की आप बात कर रहे थे उसने वाकई अभी होटल में चेक इन किया है और उसने 7 दिन का पेमेंट एडवांस में किया है। और ये सुनते ही फैंग चाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, 7 दिन,
8,000 से ज्यादा? वो तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है। ये कमीना तो बड़ा शातिर निकला, 8,000 एक रात का तो 7 दिन का हुआ 56,000। फिर वो जिया याओ से कहता है, जिया यार इसने काफी प्राइवेट मनी छुपा रखा था, पक्का इसने सब्जी, कुत्ते का खाना और डेली सामान के पैसे में घपला किया होगा। इतने से पैसे चुराने के लिए भी कितना बेशरम है ये। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट दबी हुए लहजे में उन्हें टोकती है, मिस्टर ये चैन स्टैंडर्ड रूम में नहीं रुका है, वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में है। और ये सुनते ही फैंग चाओ और जिया याओ दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, क्या? और आगे फैंग चाओ का दिमाग सुन पड़ जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, वेस्टलेक होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट 80,000 रुपए का एक रात का, 7 दिन का हुआ 5,60,000। वो शौक में जिया याओ की तरफ देखता और पूछता है, जिया याओ क्या तुम श्योर हो कि ये पैसा उसने तुम्हारी फैमिली के खर्चों से बचाया है? और गाइस चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय।